तो अभी हम लोग पढ़ने जा रहे हैं मैग्नेटिक फोर्स ऑन करंट कैरिंग वायर। ठीक है, तो इसमें है, सपोज करो ये कोई करंट कैरिंग वायर है, इसमें करंट आई फ्लो कर रहा है और ये किसी मैग्नेटिक फील्ड में रखा गया है। मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है, ये यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म कुछ भी हो सकता है। तो सपोज ये नॉन यूनिफॉर्म भी हो सकता है, यूनिफॉर्म भी हो सकता है, तो इससे परेशान मत होना। अब ये करंट कैरिंग वायर है, इसमें करंट आई फ्लो कर रहा है, तो मैं जानना चाहता हूँ कि इस वायर पे कितना फोर्स लग रहा है, ये निकालना चाहता हूँ। तो अगर इस वायर पे फोर्स निकालना है तो इस पे बहुत छोटे छोटे स्ट्रिप्स हैं, हर स्ट्रिप पे फोर्स अलग अलग निकालो और ऐड कर दो, आंसर आ जाएगा। हर स्ट्रिप पे फोर्स अलग अलग निकालो और ऐड करो, आंसर आ जाएगा। तो मैंने क्या किया कि यहाँ पे एक छोटा सा स्ट्रिप लग गया, यहाँ पे एक छोटा सा स्ट्रिप लग गया और इस स्ट्रिप को डीएल वेक्टर से रिप्रेजेंट किया, और डीएल वेक्टर का डायरेक्शन एग्जैक्टली वही है इधर एक करंट होता है। अगर ये करंट इस वाली स्ट्रिप पे ऊपर की ओर है तो यहाँ पे डीएल वेक्टर ऊपर की ओर होगा, तो डीएल वेक्टर डायरेक्शन, यहाँ पे डीएल वेक्टर लोगे तो डायरेक्शन ऐसा होगा, यहाँ पे जाओगे तो फिर ऐसा होगा। मतलब डीएल वेक्टर का डायरेक्शन इज इन डायरेक्शन ऑफ करंट इन दैट स्ट्रिप, और जहां ये डीएल वेक्टर रखा गया है वहां का मैग्नेटिक फील्ड मान लो बी के बराबर है। तो इस स्ट्रिप पे जो फोर्स लगेगा वो गवर्न करता है, डीएफ से रिप्रेजेंट करते हैं, और इसका फॉर्मूला होता है आई आई, ये आई है, ये वाला आई। तो करंट आई मान लो आई डीएल क्रॉस बी, ये फार्मूला होता है। और ये फार्मूला ऑलवेज एप्लीकेबल है, ऑलवेज, क्योंकि डिफरेंशियल फार्मूला है, ऑलवेज एप्लीकेबल होगा। तो एक बार फिर रिपीट कर रहा हूँ कि कोई भी एलिमेंट सिलेक्ट करोगे तो उस पर मैग्नेटिक फोर्स की वैल्यू आई डीएल क्रॉस बी को रिप्रेजेंट करेगा, वेयर आई इज द करंट इन डीएल स्ट्रिप एंड बी इज द मैग्नेटिक फील्ड एट डीएल स्ट्रिप। ठीक है, और डायरेक्शन ऑफ डीएल स्ट्रिप इज इन डायरेक्शन ऑफ करंट इन दैट स्ट्रिप। तो तुम समझ ही रहे हो, मैग्नेटिक फील्ड के टाइम में भी हमने डीएल को ऐसे हेल्प लिया था। क्रॉस बी है, क्रॉस प्रोडक्ट है। कोई पूछे इस डीएफ वेक्टर का डायरेक्शन किधर होगा, तो डीएल क्रॉस बी का डायरेक्शन होगा। फिंगर को डीएल की तरफ करोगे, बी की तरफ घुमाओगे, थंब बताएगा डायरेक्शन। तो डीएल वेक्टर किधर है, ऊपर को है, मैग्नेटिक फील्ड किधर है, इधर, इसी प्लेन में है। तो डीएल की तरफ फिंगर करो और बी की तरफ घुमाओ, थंब बताएगा डायरेक्शन, थंब डायरेक्शन। तो थंब किधर जा रहा है, अंदर को जा रहा है, अंदर को, तो मैग्नेटिक फोर्स किधर लगेगा, अंदर को, क्रॉस से रिप्रेजेंट करेंगे। अगर फोर्स को रिप्रेजेंट करना होता इस स्ट्रिप पे तो मैं अंदर को दिखाता। ये तो इतना आ गया। इसके बाद अगर पूछे कि यहाँ से लेके यहाँ तक पूरे स्ट्रिप पे नेट कितना फोर्स लग रहा है, जो एफ नेट लगेगा, एफ नेट, उसकी वैल्यू होगी इसी का इंटीग्रेशन या सिग्मा समेशन इंटीग्रेशन ऑफ आई डीएल क्रॉस बी। इसको कर दे इंटीग्रेट, आंसर दे देगा। और ये भी जो फार्मूला है ये हमेशा अप्लीकेबल है। तो ये भी फॉर्मूला हमेशा अप्लीकेबल, ये भी हमेशा अप्लीकेबल है। अब इसका मोस्ट जनरल केस की बात करते हैं कि मैग्नेटिक फोर्स इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। अगर मान लो इस तरह की स्ट्रिप होता है, ऐसे स्ट्रिप होता है, इसमें करंट ऐसे फ्लो करता है आई, ठीक है, और एक ऐसे मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है, एक ऐसे मैग्नेटिक फील्ड में जो कि यूनिफॉर्म है। यूनिफॉर्म मतलब ये तो ऑलवेज वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड में, वेरिंग फील्ड पे, और अभी पढ़ रहे हैं यूनिफॉर्म फील्ड पे, यूनिफॉर्म फील्ड। तो मान लो मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में, मान ली यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बी, और ये इसका इनिशियल पोजीशन है और ये इसका फाइनल एंड है इस वायर का। तो जब इसकी बात करोगे ना इस फॉर्मूले को, तो आई तो हर जगह सेम है, ये वाला आई तो हर जगह सेम है, करंट आई ये हर जगह सेम है, तो आई बाहर आ जाएगा,
तो क्या बनेगा, फोर्स इज इक्वल टू इंटीग्रेशन से आई बाहर होगा, और ये जो फील्ड है ना, फील्ड भी तो तुम यूनिफॉर्म बता रहे हो, तो इंटीग्रेशन से फील्ड निकल जाएगा, फील्ड के साथ क्रॉस भी बाहर निकलता है, क्रॉस भी बाहर निकलता है इंटीग्रेशन से, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन की तरह से होता है तो भी बाहर आ जाता है, तो बनेगा डीएल वेक्टर, और इंटीग्रेशन से क्रॉस भी पूरा की पूरा बाहर, फील्ड कांस्टेंट। अब ये डीएल क्रॉस, ये डीएल वेक्टर का इंटीग्रेशन कुछ और नहीं, सिग्मा समेशन होता है, समेशन। डीएल वेक्टर क्या होगा, यहाँ पे डीएल वेक्टर का डायरेक्शन, फिर यहाँ पे डायरेक्शन, फिर यहाँ डायरेक्शन, फिर यहाँ डायरेक्शन, फिर यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ, तो ये वेक्टर सम बन गया ना, डीएल वेक्टर का इंटीग्रेशन समेशन, तो वेक्टर सम बन गया। तो एक पर्सन ऐसे मूव करेगा तो उसका नेट डिस्प्लेसमेंट कितना आएगा, वैसा हो गया, तो कितना बनेगा, इतना बनेगा, this one is, and this one is final minus initial, इसको बोलते हैं एल वेक्टर, तो ये एल वेक्टर बन जाएगा, तो इसको मैं हटा दूंगा यहाँ से और एक नया फार्मूला लिखूंगा, आई एल क्रॉस बी, बट आई एल क्रॉस बी ये फार्मूला सिर्फ तभी लगेगा जब मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, यूनिफॉर्म, मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट होगा तभी लगेगा, अदरवाइज नहीं लगेगा। अब कोई पूछे एल वेक्टर क्या है, व्हाट इज एल वेक्टर, एल वेक्टर इज, करंट ऐसे फ्लो कर रहा है ना, तो ये वाला फाइनल, ये वाला इनिशियल, तो एल वेक्टर इज व्हाट, एल वेक्टर इज पोजीशन वेक्टर ऑफ फाइनल एंड विथ रिस्पेक्ट टू इनिशियल एंड, एल वेक्टर इज पोजीशन वेक्टर ऑफ फाइनल एंड विथ रिस्पेक्ट टू इनिशियल एंड, वो एल वेक्टर, तो इसे याद करना है आपको। अब इस पे बेस्ड क्वेश्चन करते हैं। सपोज करो ऐसे कोऑर्डिनेट एक्सिस मैंने बना दिया, और एक पॉइंट है यहाँ पे जहां से स्ट्रेट वायर चलना शुरू करता है और ऐसे घूमते हुए यहाँ पे आ जाता है, करंट इसमें ऐसे फ्लो कर रहा है, और करंट इज 4 एम्पियर, करंट इज 4 एम्पियर। इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट है 1, 2, 3, और इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट है 4, -2, 3, ठीक है, 4 मान लो, और ये मैग्नेटिक फील्ड में रखा गया, उस मैग्नेटिक फील्ड का वेक्टर है 2i कैप प्लस j कैप, पूछ रहा है फाइंड नेट फोर्स ऑन वायर। तो कंफर्म है कि मैग्नेटिक फील्ड सबसे पहले क्या यूनिफॉर्म है, तो हाँ, अगर मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म है तो मैं उस पर आई एल क्रॉस बी का फॉर्मूला लगा सकता हूँ, तो आई एल क्रॉस बी लगा सकता हूँ, तो देखो आई तो पता है, प्लेस कर दो 4 एम्पियर, फील्ड पता है, अब एल वेक्टर निकालना पड़ेगा, तो एल वेक्टर क्या बनेगा, एल वेक्टर बनेगा इसमें से ये वाला पोजीशन वेक्टर निकालना पड़ेगा, ये वाला पोजीशन वेक्टर, तो ये जो पोजीशन वेक्टर बनेगा, ये पोजीशन वेक्टर वो कितना आएगा, इस कोऑर्डिनेट से कोऑर्डिनेट घटा दो, तो 4 से 1 घटाओ, इट इज 3i कैप, -2 से 2 घटाओ, इट इज -4j कैप, अब 4 से 3 घटाओ, इट इज k कैप, ये एल वेक्टर बन गया। तो फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, आई इज व्हाट, 4, आई एल क्रॉस बी, दिस वन, so 3i कैप -4j कैप प्लस k कैप, क्रॉस फील्ड इज 2i कैप प्लस j कैप, एंड दिस वन इज आंसर। तो अगर यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड दिया गया और आपसे पूछता है तो आप ऐसे आंसर निकालेंगे। ये क्वेश्चन हो करता है, कोई भी डाउट होगा तो बीच में ही पूछ देना, तुम लोग बता दूंगा। इस तरीके से मान लो एक स्ट्रेट वायर ऐसा रहा, फिर ये वायर ऐसे घूम के ऐसे जा रहा, इसमें करंट आई फ्लो कर रहा है, एकदम सिंपल क्वेश्चन है, और इसका रेडियस दिया गया r के बराबर,
और ये जो दूरी है दिस वन इज 2r और ये दूरी r के बराबर है। और ये मैग्नेटिक फील्ड में रखा गया है जो कि इस डायरेक्शन में है एंड दिस वन इज द b, मैग्नेटिक फील्ड इज b। पूछ रहा है फाइंड फोर्स ऑन स्ट्रेट वायर। फाइंड फोर्स ऑन स्ट्रेट वायर। तो मैंने क्या किया, ये काम करो, तुम लोग खुद ही सॉल्व करो और बताओ। फाइंड द फोर्स ऑन स्ट्रेट वायर। इस स्ट्रेट वायर पे कितना फोर्स लग रहा है? तो ठीक है, तो ये फाइनल है, ये इनिशियल है। तो इसका पोजीशन वेक्टर इसके रिस्पेक्ट में कैसा दिखेगा? सीधे ऐसे दिखेगा, ऐसे इस तरीके से ये बनेगा एल वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड भी इसी डायरेक्शन में है। तो एल क्रॉस बी क्या आएगा? 0। फोर्स होता है आई एल क्रॉस बी, एल क्रॉस बी इज 0, तो आंसर इज 0। ऐसे क्वेश्चन और करते हैं। ये है, सपोज करो ये रो का है बट इजी क्वेश्चन है। ऐसे करंट फ्लो कर रहा है, इस करंट, इस वायर का रेडियस आर के बराबर है, इसमें करंट आई फ्लो कर रहा है ऐसे। मुझे जानना है कि ये जो स्ट्रेट वायर है ना, इसके सेंटर पे, ये स्ट्रेट वायर है, इसके सेंटर पे यूनिट लेंथ पे कितना फोर्स काम कर रहा है। तो फाइंड फोर्स ऑन पर यूनिट लेंथ ऑफ स्ट्रेट वायर नियर सेंटर, तो इसको भी तुम लोग अटेम्प्ट कर लो एक बार, या मैं बता ही देता हूँ। देखो इसमें क्या होगा, इसमें क्या होगा कि ये जो करंट ऐसे फ्लो कर रहा है, अच्छा यहाँ पे मुझे फोर्स पता करना है। मुझे पता करना है कि यहाँ पे कितना फोर्स काम कर रहा है। तो यहाँ की एक स्ट्रिप ले लिया डीएल के बराबर, इस डीएल स्ट्रिप पे फोर्स पता करना है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, जो भी फोर्स लगता है वो दूसरों की वजह से लगता है, खुद की वजह से फोर्स नहीं लगता है। तो इस स्ट्रिप को छोड़ के बाकी, इस स्ट्रिप को छोड़ दिया जाए तो बाकी सेगमेंट की वजह से कितना फील आ रहा है, बाकी सेगमेंट। तो बाकी सेगमेंट ये है और ये वाला पार्ट है, इसको छोड़ के ये है। तो हम नेट फील्ड निकालेंगे इस वाले पॉइंट पे, सेंटर पे। तो सेंटर पे इस वाले स्ट्रिप की वजह से फील्ड 0 आएगा। क्यों? क्योंकि ये जो करंट है इसी पॉइंट से पास होता नजर आ रहा है, और इस स्ट्रिप की वजह से भी यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड 0 आएगा, क्योंकि इतना पार्ट जो है वो इसी से पास होता नजर आ रहा है। तो यहाँ पे फील्ड कौन देगा? ये वाला स्ट्रेट वायर देगा। तो ये वाला स्ट्रेट वायर यहाँ पे कितना फील्ड देगा? ये देगा म्यू नॉट आई डिवाइड बाई 2 इंटू आर, ब्रैकेट में थीटा अपन 2 पाई। तो थीटा कितना, ये एंगल कितना सफिन कर रहा है? पाई, थीटा अपन 2 पाई। तो दिस इज म्यू नॉट आई डिवाइड बाई 4r, इतने का फील्ड आ गया। अब कोई पूछे इस पे कितना फोर्स काम कर रहा है, तो फोर्स क्या होता है? आई डीएल क्रॉस बी, वो तो हमेशा लिख सकते हो आई डीएल क्रॉस बी। तो करंट इसका आई है, तो मैं लिखूंगा आई डीएल को डीएल ही रहने दो, आई डीएल क्रॉस बी, बी ये है, और दोनों में एंगल ना 90 है अगर तुम सही से देखो तो। इसलिए क्योंकि इस वायर के बेस से जो फील्ड आएगा इसके सेंटर पे
सेंस ही है ना, बाहर मेरे तरफ घूमने के सेंस में करंट फिंगर फंसा तब बताएगा डायरेक्शन, डायरेक्शन मेरे तरफ है, मेरे तरफ है, इसका मतलब ये डॉट से आएगा। तो यहाँ पे जो फील्ड बनेगा वो डॉट से बनेगा। और करंट ऐसे फ्लो कर रहा है, करंट ऐसे फ्लो कर रहा है और डॉट से आ रहा है, एंगल 90, तो साइन 91। अब ये डीएफ है, डीएफ बराबर होता है ना आइडियल क्रॉस बी, तो फोर्स पर यूनिट लेंथ पता करना, तो इसको इधर भेज दो, तो डीएफ अपॉन डीएल की वैल्यू हो गई, दिस वन इज म्यू नॉट आई स्क्वायर डिवाइड बाई 4r, एंड दिस इज आंसर। ये क्वेश्चन ऐसा और कर लेते हैं, इजी जी पार्ट है बट ठीक है, देखा जाएगा। ये है एचसी वर्मा क्वेश्चन है, अब किसी को डाउट होगा तो भगवान को ही पूछ लेना। ये एक रेल ट्रैक है, इसमें एक करंट सोर्स लगा हुआ है, करंट सोर्स, और इसका करंट आई फ्लो कर रहा है। करंट सोर्स का मतलब है कि करंट को कांस्टेंट रखेगा, दिस करंट इज कांस्टेंट। और एक वायर फ्रेम ऐसा है यहाँ पे एक वायर है, स्ट्रेट वायर है, ठीक है, और मैग्नेटिक फील्ड्स इस प्लेन में अंदर को है, और ये दूरी d के बराबर है, और इसके सरफेस जहां पे रखा हुआ है, इसके रेल ट्रैक और इसके बीच में फ्रिक्शन कोफिशिएंट म्यू बाई 2 है, ठीक है, और ये जो ग्राउंड है, ये जो ग्राउंड है इसके सरफेस का फ्रिक्शन कोफिशिएंट म्यू है, ऐसा। अब इसको, इसमें ये पूछ रहा है, और इस रॉड का मास है जी, नीचे कर होगा, मतलब ऐसा है, एक ये रेल ट्रैक है, ये मेरा मोबाइल रेल ट्रैक है, ऐसे ऐसे ये करंट इसमें ऐसे फ्लो कर रहा है ऐसे, तो जो करंट आई आएगा ना, आई वो इसमें फ्लो करते हुए ऐसे घूमते हुए ऐसे जाएगा, ऐसे घूमेगा, इसमें फ्लो नहीं कर पाएगा क्योंकि ओपन है, तो करंट इसी में फ्लो करेगा ऐसे। तो ये वायर ऐसे रखा हूँ और हॉरिजॉन्टल प्लेन में है, हॉरिजॉन्टल प्लेन धरती पे है, मेरा हाथ धरती है, ऐसे रख दिया, तो इसमें करंट ऐसे आके ऐसे घूम रहा है, तो इस वाले वायर पे फोर्स लगेगा, ये करंट ऐसे निकलेगा, इस पे फोर्स लगेगा, किधर लगेगा, आई एल क्रॉस बी, आई इधर है, अब फील्ड नीचे है, आई एल क्रॉस बी, फिंगर आई की तरफ करो, आई मेरा है, मेरे तरफ है, आई मेरे तरफ करो, अब बी घुमाओ ऐसे मेरे तरफ, बी नीचे है ना, नीचे, तो थंब इधर आएगा, इधर करंट इधर है, फील्ड इधर है, तो आई की तरफ फिंगर करो, बी की तरफ घुमाओ, थंब इधर, तो फोर्स इधर लगेगा। इसका मतलब ये हो गया कि इस पे फोर्स जब इधर लगेगा, इधर लगेगा, तो ये वाला पार्ट इधर भागेगा, भागेगा, लेकिन वो जरूरी नहीं भागेगा, क्योंकि वो जो फोर्स होना चाहिए वो यहाँ की फ्रिक्शन फोर्स से ज्यादा होना चाहिए, और अगर वायर ऐसे रखा हुआ है तो इसके नीचे जो फ्रिक्शन फोर्स होगा वो म्यू एम जी होगा, अगर म्यू बाई 2 है तो म्यू बाई 2 एम जी होगा, तो इधर का जो फोर्स है जब वो फ्रिक्शन ज्यादा होगा तभी तो भागना शुरू करेगा। तो क्वेश्चन में पूछ रहा है क्या, फाइंड फर्स्ट पार्ट आई नॉट फॉर स्टार्ट मोशन, मोशन को स्टार्ट करने के लिए आई नॉट की मिनिमम वैल्यू कितनी होनी चाहिए, मिनिमम पूछ रहा हूं, आई नॉट फॉर स्टार्ट मोशन, मोशन स्टार्ट करने के लिए आई नॉट की मिनिमम वैल्यू क्या होनी चाहिए। दूसरा क्वेश्चन, इफ आई इज इक्वल टू आई नॉट, अब अगर इस करंट की वैल्यू 2 आई नॉट कर दोगे तब तो वैसे ही भागने लगेगा, 2 आई नॉट, देन फाइंड डिस्टेंस ट्रेवल ऑन ग्राउंड टू डिस्टेंस ट्रेवल ऑन ग्राउंड टू कम इन रेस्ट, रेस्ट में आने से पहले कितना डिस्टेंस कवर करेगा। मैंने क्या किया,
सुनो, कंफर्म है कि यहाँ का जो फोर्स आ रहा है एबीडी बना रहे हो, जो आई एल भी आ रहा है, ये 20 की दूरी क्वेश्चन में दिया गया होगा, ये डिस्टेंस मान लो एल है, ये एल दिया गया, तो इसके ऊपर जो फोर्स लगेगा इस डायरेक्शन में, दिस इज द फोर्स एफ, बनेगा करंट आई एल इंटू मैग्नेटिक फील्ड बी। अब क्वेश्चन में फील्ड बी भी दिया गया होगा, बी है, तो आई एल इंटू बी बराबर फ्रिक्शन फोर्स म्यू बाई टू एम जी के बराबर होगा। तो आई पूछा था, तो आई को क्या निकाल लिया, तो म्यू एम जी बाई टू एल बी, दिस इज द क्वेश्चन 1 का आंसर। सेकेंड कह रहा है कि अगर इस करंट की वैल्यू 2 आई नॉट हो जाए, तो अगर ये 2 आई नॉट हो जाएगा, 2 आई नॉट अगर हो जाएगा, तो ये इसकी जब एफबीडी बनाओगे तो इस पर जो फोर्स आएगा, फोर्स वो कितना होगा, जब करंट को तुमने ट्वाइस कर दिया तो इसके ऊपर फोर्स आएगा आई एल बी, तो आई फिर एल बी मल्टीप्लाई करोगे, तो करंट आई और एल बी जब मल्टीप्लाई करोगे तो आई ट्वाइस कर दिया तुम ना, तो इस पर फोर्स कितना आएगा, फोर्स आएगा आई और एल लेंथ एल है, तो आई एल इंटू बी मैग्नेटिक फील्ड बी रख दिया। अब अगर इस आई की वैल्यू, ये आई नॉट ही है ना बेसिक, दिस इज आई नॉट, आई नॉट, अगर इसकी वैल्यू उठा के आप प्लेस कर दोगे तो 2 से 2 कटेगा, अब पूरी वैल्यू क्या आ जाएगी, म्यू एम जी आ जाएगी, तो मैग्नेटिक फोर्स इज म्यू एम जी। अब फ्रिक्शन फोर्स किसके बराबर है, फ्रिक्शन फोर्स के बराबर है म्यू बाई 2 एम जी के बराबर है। इसके ऊपर नेट फोर्स क्या आएगा इस डायरेक्शन में, इट इज म्यू एम जी माइनस म्यू बाई 2 एम जी इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, तो इससे एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या आ गई, म्यू बाई 2 जी आ गई। बस अगर एक बार आपने यहाँ का एक्सेलरेशन निकाल लिया, तो फिर इस डी दूरी को तय करने के बाद यहाँ पे इसकी कितनी वेलोसिटी आएगी ये मैं निकाल लूंगा, वेलोसिटी कितनी आएगी, वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2s, तो यू तो जीरो है, तो प्लस 2 और एक्सेलरेशन ये है, तो म्यू बाई 2 जी इंटू एस क्या है टी, इक्वेशन नंबर 1। तो जब ये रॉड यहाँ पे आएगा तो इसके पास जो वेलोसिटी होगी, दिस वन इज बी। इसके बाद जब वो इस पे तय करेगा, इस पे चलेगा ग्राउंड पे, तो ग्राउंड पे मान लो एक्स दूरी तय करता है और फिर वो रेस्ट में जाता है, रेस्ट में, तो फाइनल वेलोसिटी 0। लेकिन ग्राउंड पे तो मैग्नेटिक फोर्स होगा नहीं, ग्राउंड पे तो बस फ्रिक्शन ही फोर्स होगा, और ग्राउंड पे बस अगर फ्रिक्शन फोर्स होता है तो इस रॉड की एफबीडी जब बनाओगे, रॉड की एफबीडी, तो फिर फ्रिक्शन ही फोर्स दिखाओगे और तो कोई फोर्स दिखाओगे नहीं, वेलोसिटी आई पर दिखाओगे। अब फ्रिक्शन फोर्स क्या दिखाओगे, म्यू एम जी, क्योंकि अब की बार म्यू चेंज हो गया है, म्यू एम जी। तो इसका जो रिटार्डेशन आएगा पीछे पर, जो रिटार्डेशन बनेगा, रिटार्डेशन वो कुछ और नहीं बनेगा, म्यू एम जी बराबर एम ए, तो ये क्या आएगा म्यू जी, इतने का बनेगा, इतने का रिटार्डेशन। तो यहां से जब ब्लॉक भागना शुरू करेगा रॉड, तो रिटार्ड होगा और यहाँ वेलोसिटी 0 होगी, क्या करोगे, 0 का स्क्वायर इज इक्वल टू, इस रास्ते का इनिशियल वेलोसिटी ये है, तो v का स्क्वायर, v का स्क्वायर बराबर u का स्क्वायर माइनस 2, और एक्सेलरेशन कितना है म्यू जी इंटू डिस्प्लेसमेंट इज एस, तो एस की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से, तो v स्क्वायर ये है, म्यू जी डी है, ये म्यू जी, तो आएगा डी बाई 2, क्योंकि 2 से 2 कट जाएगा, एंड दिस इज आंसर। इसका मतलब हो गया कि ये जो रॉड है वो ग्राउंड पे डी बाई 2 दूरी तय करेगा बिफोर कम्स इन रेस्ट। किसी को डाउट हो तो पूछ सकता है। एक क्वेश्चन और हम लोग कर रहे हैं, वो है कि एक स्ट्रेट वायर है, एक स्ट्रेट वायर है, इसमें करंट आई फ्लो कर रहा है, स्क्रीन नहीं दिख रही है क्या, देखो ये क्वेश्चन कम थ्योरी का ज्यादा पार्ट होता है, ठीक है। इससे पूछा जाता है कि एक वायर में करंट I1 फ्लो कर रहा है, इसमें I2 फ्लो कर रहा है, 20 दूरी डी है, बताइए ये इस पे कितना फोर्स लगा रहा होगा और डायरेक्शन बताइए, ठीक है। पूछता है फाइंड फोर्स बिटवीन टू वायर, ये पूछता है।
तो क्या करेंगे, इस वायर के वजह से यहाँ पे फोर्स पर यूनिट लेंथ बिटवीन टू वायर। तो हम लोग क्या करते हैं, इस एक वायर की वजह से फील्ड निकालेंगे, ठीक है, दूसरे पे, और दूसरे फोर्स निकाल लेंगे। तो फोर्स पर यूनिट लेंथ बिटवीन टू वायर, तो हम लोग क्या करेंगे, ये करंट I1 फ्लो कर रहा है, ये करंट I2 फ्लो कर रहा है, तो यहाँ पे एक स्ट्रिप सिलेक्ट करेंगे, डीएल लेंथ का सिलेक्ट कर लिया, और इस डीएल लेंथ पे हम लोग फील्ड निकालेंगे, नेट फील्ड। तो चलो इस डीएल लेंथ पे जब नेट फील्ड निकालोगे, इस I2 की वजह से और नीचे का जो पार्ट है इसके वजह से यहाँ पे फील्ड 0 आएगा। क्यों? क्योंकि ये करंट इसी से पास कर रहा है, ये वाला करंट की वजह से फील्ड निकालेंगे। दूरी डी है, तो इसके वजह से यहाँ का मैग्नेटिक फील्ड कितना आएगा, इट इज म्यू नॉट I1 डिवाइड बाई 2 पाई डी, ये फील्ड आ गया। और फॉर्मूला क्या होता है, IL क्रॉस बी, फोर्स का फॉर्मूला होता है DF इज IDL क्रॉस बी। एंगल 90 है क्योंकि फील्ड इस वाले वायर की वजह से फील्ड ऐसे घेरोगे तो फिंगर फंसा, थंब अंदर क्रॉस से आएगा, यहाँ पे फील्ड का डायरेक्शन क्रॉस से आ रहा है, इसके वजह से फील्ड यहाँ पे क्रॉस से बनेगा। तो और करंट का डायरेक्शन ऊपर है, फील्ड क्रॉस, करंट ऊपर है, फील्ड अंदर है, एंगल 90 आएगा, 90। तो फॉर्मूला क्या होता है, I क्या है, I2, L क्या है, DL क्रॉस B क्या है, इसके वजह से फील्ड जो कि ये, दिस इज द DF एंड दिस इज द फोर्स ऑन दिस स्ट्रिप। तो कोई पूछे DF अपॉन DL कितना होगा, तो दिस इज नथिंग बट इट इज म्यू नॉट I1 I2 डिवाइड बाई 2 पाई डी, मिल गया। दिस इज द सिंपल क्वेश्चन, सिंपल आंसर। कोई पूछे डायरेक्शन बताइए, तो करंट ऊपर और फील्ड क्रॉस से है, करंट ऊपर और फील्ड क्रॉस से है, तो फोर्स डायरेक्शन IL क्रॉस बी, थंब इधर आएगा, मैग्नेटिक फील्ड अंदर है और करंट ऊपर, IL क्रॉस बी, थंब इधर आ रहा है, तो फोर्स इधर आ रहा है, फोर्स मतलब ये अट्रैक्ट करेगा, दिस फोर्स विल बी अट्रैक्टिव। तो यहाँ पे एक बात में समझ आ गई कि अगर दो स्ट्रेट वायर जिसमें करंट सेम डायरेक्शन फ्लो कर रहा हो तो ये अट्रैक्ट करते हैं, करंट सेम डायरेक्शन होंगे तो अट्रैक्ट करेंगे, और अपोजिट होगा तो रिपल करेंगे। तो एक अलग से तुम यहाँ पे कॉन्सेप्ट याद कर सकते हो, सेम सेंस करंट एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, अट्रैक्ट, और अपोजिट सेंस करंट अगर होगा तो एक दूसरे को रिपेल करेंगे। ये तुम्हें याद करना होगा कि करंट अगर सेम सेंस में जा रहा है तो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, और अपोजिट है तो रिपेल करेंगे। तो इसी पे बेस होके एक क्वेश्चन और करते हैं तरीके से, ये करंट अपोजिट डायरेक्शन में है, इसका जो ये डिस्टेंस है ना, ये सपोज को D के बराबर है, इसमें करंट I2 फ्लो कर रहा है, इसमें करंट I1 फ्लो कर रहा है, और ये वर्टिकल प्लेन में रखा हुआ है, और इसका जो मास पर यूनिट लेंथ है, मास पर यूनिट लेंथ कांस्टेंट है इस वाले वायर का, दिस वायर इज फिक्स्ड, ये वायर फिक्स्ड है, और इसका जो मास पर यूनिट लेंथ है DM अपॉन DL इट इज कांस्टेंट, लैम्डा एंड लैम्डा इज कांस्टेंट, हालांकि इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। तो देखो इसमें क्या होगा, एक वायर ये है और एक वायर मान लो ये है मेरा, ये एक वायर है, एक वायर है, इसमें करंट इधर फ्लो कर रहा है, इसमें करंट इधर फ्लो कर रहा है, तो करंट का सेंस तो उल्टा हो गया ना, उल्टा हो गया तो ये वाला इसको रिपल करेगा, रिपल, और वर्टिकल प्लेन में रखा हुआ, वर्टिकल प्लेन में तो mg नीचे करोगा, और इसके वजह से जो मैग्नेटिक फोर्स आएगा ऊपर को रहेगा, ये फोर्स एक दूसरे में क्या करेगा, रिपल करेंगे। तो हो सकता है कि यहाँ पे स्टेचू है, रुका रहे, ऐसे रुका रहे, ठीक है। तो अब मैंने क्या किया, इसको हल्का सा डिस्प्लेस किया, हल्का सा ऊपर को डिस्प्लेस किया, छोड़ दिया। जब ऊपर करो ना डिस्प्लेस तो मैग्नेटिक फोर्स घट जाएगा, क्योंकि दूरी बढ़ रही, जितना तुम इस स्ट्रेट वायर से दूर जाओगे उतना ही इस पे फील्ड घटेगा, तो मैग्नेटिक फोर्स भी घटेगा। तो पहले रिपल कर रहे थे ना, तो mg तो नीचे था और मैग्नेटिक फोर्स ऊपर को रहे,
तो दोनों एक दूसरे को बैलेंस किया है, जिसके वजह से इक्विलिब्रियम पे। अब तुमने इसको डिस्प्लेस कर दिया, डिस्प्लेस किया तो मैग्नेटिक फोर्स तो घट गया बिकॉज आप दूरी बढ़ा दिया, और mg तो वही रह गया, तो फिर ये नीचे आ जाएगा। और अगर तुम इक्विलिब्रियम से नीचे को डिस्प्लेस कर दिए तो दूरी घटा तो मैग्नेटिक फोर्स बढ़ गया, mg नीचे, फिर ऊपर चला जाएगा। इसका मतलब अगर इसको स्लाइटली डिस्प्लेस करके छोड़ोगे ना तो इसका मोशन ऑसिलेटरी होगा, जो कि SHM में कन्वर्ट हो जाता है। तो पूछता है टाइम पीरियड ऑफ दिस SHM। इसमें initially I1 is in rest and then displaced slightly. Find time period of oscillation. ऑसिलेशन का टाइम पीरियड होता है। मैंने कहा ठीक है, इसकी वीडियो बनाते हैं। इस वाले वायर की वजह से पहले इक्विलिब्रियम पे जाएंगे, इस वाले वायर की वजह से इसके ऊपर एबीडी दिखाओगे तो मैग्नेटिक फोर्स दिखाओगे। मान लो सिर्फ एल लेंथ की एबीडी बनाते हैं, सिर्फ एल लेंथ की। भाई एल लेंथ की बनाओगे तो बाकी कॉन्सेप्ट तो वही सब पे लगेगा। तो अगर एल लेंथ की इक्विलिब्रियम की बात करो, सिर्फ एल लेंथ की, तो इसके ऊपर जो फोर्स लगेगा, ऊपर की ओर जो फोर्स लगेगा वो तो ऐसे ही निकाल लोगे, यही है dF by dl। तो dl इधर भेज दो तो म्यू नॉट I1 I2 L अपॉन 2 पाई डी बनेगा। तो ये जो फोर्स बनेगा इट इज म्यू नॉट I1 I2 अपॉन 2 पाई डी इंटू एल, ये फोर्स बनेगा। और इसका mg नीचे को दिखेगा, दिखा दो mg नीचे को। तो जो फोर्स बना वो बना इतना और mg बना नीचे को। तो ये वाला फोर्स इसको बैलेंस करेगा। तो मैं इक्वेशन क्या लिखूंगा, mg इज इक्वल टू म्यू नॉट I1 I2 L अपॉन 2 पाई डी, इक्वेशन नंबर 1 लिख लो। अब आपने क्या किया, इस रॉड को स्लाइटली डिस्प्लेस किया, हल्का स्लाइटली ऊपर को डिस्प्लेस करेंगे। जब स्लाइटली डिस्प्लेस करोगे ऊपर को दूरी x दोगे तो मैग्नेटिक फोर्स का जो फॉर्मूला था IL क्रॉस बी, फिर इसी की एबीडी बनाएंगे। तो तुम इस स्ट्रेट वायर पे क्या दिखाओगे, फोर्स mg नीचे दिखाओगे और डिस्प्लेसमेंट ऊपर दियो ना। तो 20 की दूरी क्या हो जाएगी, 20 हो जाएगी d प्लस एक्स, ये d है ये x, तो 20 हो जाएगी d प्लस एक्स। तो ये जो फॉर्मूला है यही लिखेंगे, बट क्या लिखोगे, म्यू नॉट I1 I2 L अपॉन 2 पाई d प्लस एक्स बन जाएगा, ये बन गया। तो इसका जो एक्सेलरेशन आएगा, एक्सेलरेशन फोर्स क्या लिखोगे, नेट फोर्स, क्योंकि तुमने x ऊपर को प्लस माने, ऊपर को प्लस माने, तो नेट फोर्स क्या दिखाओगे। हाँ डिस्प्लेसमेंट अगर ऊपर दियो इसका मतलब ऊपर को प्लस मान रहा, तो नेट फोर्स क्या आएगा, नेट फोर्स आएगा दिस माइनस दिस, तो सब्ट्रैक्ट कर लो। तो म्यू नॉट I1 I2 L अपॉन 2 पाई, अच्छा d प्लस एक्स में से d निकाल लो और इसको उधर भेज दो, तो बनेगा 1 प्लस एक्स अपॉन डी का पावर -1 बनेगा, माइनस mg। सुनते रहे, यहाँ से d बाहर निकाला तो क्या बन गया 1 प्लस एक्स अपॉन डी, और नीचे है तो ऊपर भेजा तमन। लेकिन क्वेश्चन में स्लाइटली डिस्प्लेसमेंट है, मतलब x इज वेरी वेरी स्मॉल कंपेयर टू स्मॉल डी। बाइनोमियल एक्सप्रेशन कर रहे हैं, जब इसको बाइनोमियल एक्सपेंड करोगे तो बनेगा म्यू नॉट I1 I2 L अपॉन 2 पाई डी, ये बनेगा 1 माइनस एक्स अपॉन डी माइनस mg। अब तुम सही से देखना, ये जो वैल्यू है ना 1 के साथ जब ये मल्टीप्लाई होगा, म्यू1 I1 I2 L अपॉन 2 पाई डी, म्यू1 I1 I2 L अपॉन 2 पाई डी mg के बराबर है। इसका मतलब 1 से जो मल्टीप्लाई हो रहा है वो इस mg को कैंसिल आउट कर देगा, इस पूरी वैल्यू को कन्वर्ट कर देगा इस फॉर्मूले में।
अब इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो तो फोर्स की वैल्यू जो आएगी वो आ गई आपकी कितने, माइनस म्यू नॉट I1 I2 L अपान 2 पाई डी स्क्वायर इंटू एक्स। और एक और काम तुम कर सकते हो, ये जो आया है ना μ1 I1 I2 L अपान 2 पाई डी इंटू 1, यही तो mg था, तो एक डी को यहां से हटा दो, रुको एक डी को इसके नीचे लेके जाओ यहाँ पे, तो कल्पना करो तो ये है mg के बराबर, mg ये पूरी वैल्यू क्या आ गई, माइनस mg x अपान डी। अब फोर्स बराबर क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन, मास इंटू एक्सेलरेशन, तो m से m कट गया, तो यहां से एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या आ गई, इट इज माइनस g अपान डी इंटू एक्स आ गया, और एक्सेलरेशन इसको गवर्न कर रहा है, तो ये क्या होता है माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, एस बन गया ना, तो ओमेगा कैलकुलेट कर लिया, दिस इज अंडर रूट ऑफ g अपॉन d, देन व्हाट इज टाइम पीरियड, इट इज 2 पाई बाय ओमेगा, तो 2 पाई अपॉन रूट d अपॉन g, एंड दिस वन इज आंसर। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, तो इसमें ये पूछता है कि अगर वो इक्विलिब्रियम पे है, स्लाइटली डिस्प्लेस किया, छोड़ दिया, तो बताओ कि ये बताइए कि टाइम पीरियड कितना होगा। तो हमने क्या किया, पहले इक्विलिब्रियम सॉल्व किया, उसके बाद स्लाइटली डिस्प्लेस किया, फिर नेट फोर्स बराबर एम ए किया, एक्सेलरेशन एक्स के टर्म में निकाला, ओमेगा कंपेयर कराया, ओमेगा आ गया, ये आंसर था। देखिए ये जो क्वेश्चन है इसमें करंट आई फ्लो कर रहा है, आई रेडियस आर है, अब मैग्नेटिक फील्ड बी के बराबर है, करंट का सेंस रिवर्स करो, इस तरीके से, और ये एक वायर है, इसमें करंट ऐसे फ्लो कर रहा है, और ये जेई मेंस में भी आ चुका है, जेई एडवांस में भी आ चुका है, पूछता है फाइंड टेंशन इन वायर, इसमें टेंशन पूछता है। इसमें क्या है कि इसमें जो करंट आई फ्लो कर रहा है ना, इसमें जो करंट आई फ्लो कर रहा है, एक बार फोर्स का डायरेक्शन चेक करो किधर आ रहा है, ये करंट यहाँ पे ऐसे है और क्रॉस से फील्ड दिख रहा है, आई एल क्रॉस बी, आई की तरफ फिंगर करो, बी की तरफ घुमाओ, थंब बताएगा डायरेक्शन, आ गया बाहर ना, करंट इधर है, फील्ड अंदर, आई एल क्रॉस बी बाहर। सिमिलरली यहाँ पे देखो, यहाँ पे करंट इधर है, फील्ड क्रॉस से है, तो आई की तरफ फिंगर करो, बी की तरफ घुमाओ, थंब बाहर। मतलब ऐसा हो रहा है ना कि मैग्नेटिक फोर्स बाहर को आ रहा है, बाहर को आ रहा है, बाहर की ओर, तो एक स्ट्रिंग हो सर्कुलर और उस पर मैग्नेटिक फोर्स बाहर को लग जाए, ऐसे बाहर को लग जाए, तो स्ट्रिंग खींच जाएगी, स्ट्रिंग खींच जाएगी, उसमें टेंशन डेवलप हो जाएगा, वो टेंशन पूछा है कितना होगा। और ये चीज सर्कुलर मोशन भी ऐसे क्वेश्चन था, हमने कराया था कि एक वायर है, उसको अपने हाथ से बड़ा खींच दिया था, ऐसे घूम रहा था, तो एक एक पार्ट टाइट हो गया था, टाइट, तो मैं पूछा था कि बताइए टेंशन कितना होगा, ये भी एकदम सेम क्वेश्चन है। तो हम लोग क्या करते हैं इसमें, ये सेंटर है, एक छोटा सा स्ट्रिप लेते हैं, याद करो ये डी थीटा का स्ट्रिप होता है, तो यहाँ पे टेंशन तुम इधर दिखाओगे टी ऐसे, फिर यहाँ पे टेंशन टी तुम इधर दिखाओगे, फिर बाइसेक्टर का हेल्प लोगे, बाइसेक्टर का, तो इसको जब ऐसे बढ़ाओगे तो ये एंगल आता था 90 माइनस थीटा बाई 2, अगर याद करो तो डी थीटा बाई 2, क्यों भाई ये पूरा डी थीटा है, तो डी थीटा बाई 2 होगा, तो ये बनेगा डी थीटा बाई 2, ये पूरा 90, तो बनेगा 90 माइनस डी थीटा बाई 2। सिमिलरली इसको भी आगे बढ़ाओगे तो ये भी एंगल एग्जैक्टली यही बनेगा, और इस छोटे सी स्ट्रिप पे, इस छोटे सी स्ट्रिप पे जो मैग्नेटिक फोर्स होगा ऊपर को दिखेगा, कितने का, आई एल क्रॉस बी, तो करंट आई एल ये लेंथ है, आई एल इंटू फील्ड यहाँ का भी लिख लिया भी इतना। अब चूंकि ये स्ट्रिप इक्विलिब्रियम पे ऐसे है, रुका हुआ वहीं पे, तो वो स्ट्रिप भी रुका हुआ है, तो ये स्ट्रिप क्यों रुका हुआ है, क्योंकि इस पे नेट फोर्स 0 है, तो कैसे आएगा, इस टेंशन का ये कंपोनेंट और इस टेंशन का ये कंपोनेंट बैलेंस करेगा इस फोर्स को, तो बैलेंस करा दो, इट इज आई डीएल इंटू बी इज इक्वल टू टी कॉस ऑफ 90 माइनस डी थीटा बाई 2 इज साइन थीटा बाई 2, साइन डी थीटा बाई 2,
और ट्वाइस इसलिए आएगा क्योंकि इसका भी कंपोनेंट इधर वही आएगा। अच्छा डीएल ये लेंथ है, अगर ये रेडियस आर के बराबर है, रेडियस आर है और ये एंगल डी थीटा है, तो पूरा पूरा लेंथ कितना आएगा आर डी थीटा। अगर ये रेडियस आर है, ये एंगल डी थीटा है, तो पूछिए पूरा लेंथ इट इज आर डी थीटा। तो मैं यहाँ लिखूंगा आई आर डी थीटा इंटू बी इज इक्वल टू, ये बनेगा 2t, और चूंकि थीटा बहुत स्मॉल है तो मैं इसको लिखूंगा डी थीटा अपॉन 2, तो 2 से 2 कट गया, इससे ये कैंसिल आउट हो गया, इसे t के बोलो क्या आ गया, इट इज आई आर इंटू बी एंड दिस वन इज आंसर। तो ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है, जेईई मेंस में कई बार पूछ चुका है, एडवांस में भी एक बार आ चुका है। तो नेट फोर्स नेट टेंशन इन दिस स्ट्रिप इज, कर रहा हूं इस वायर में टेंशन इतने का डेवलप होगा, ये आंसर है। लेकिन कोई पूछे इस पे नेट कितना फोर्स काम कर रहा है, अगर कोई पूछे सेकंड क्वेश्चन इसका, फाइंड नेट फोर्स ऑन वायर, इस वायर पे नेट कितना फोर्स काम कर रहा है, तो इसका आंसर पता है क्या है, 0 है। क्यों 0 है भाई, मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म है और करंट कैरिंग कंप्लीट है, तो कंप्लीट है तो एल वेक्टर 0 बन जाएगा ना, ये मान लो इनिशियल है तो फाइनल वेक्टर क्या बनेगा यहीं पे आएगा, एल वेक्टर 0 तो नेट फोर्स 0 आई एल क्रॉस बी से। अब वैसे ही समझ में आ रहा है क्योंकि हर स्टिप पर फोर्स बाहर को लग रहा है, बाहर को लग रहा है, बाहर को लग रहा है, बाहर की ओर, तो नेट फोर्स 0। एक स्टेटमेंट तुम चाहो तो लिख सकते हो, एक इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, वो ये है कि किसी भी तरह का कंप्लीट करंट कैरिंग लूप है, किसी भी तरह का करंट कैरिंग लूप है कंप्लीट है, और उसे अगर यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखा गया, मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म है, बी यूनिफॉर्म है, तो नेट फोर्स ऑन दिस स्ट्रिप विल बी 0। एक इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है रखने के लिए, नेट फोर्स ऑन एनी कंप्लीट current carrying loop in uniform magnetic field, uniform magnetic fields। अच्छा यूनिफॉर्म का मतलब होता है डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड दोनों में, डायरेक्शन भी एकदम सेम होना चाहिए हर जगह पे और मैग्नीट्यूड भी हर जगह पे सेम होना चाहिए, इज 0। एकदम इंपॉर्टेंट वर्ड है, रटना है इसका कि यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में किसी भी कंप्लीट करंट कैरिंग लूप पे नेट फोर्स हमेशा 0 होता है, नेट फोर्स इज ऑलवेज 0 इन एनी कंप्लीट करंट कैरिंग लूप, ये रखना है। एक क्वेश्चन करते हैं, ये इस तरीके से एक लूप है, इसका रेडियस r के बराबर है, बट इसमें जो करंट फ्लो कर रहा है, दिस करंट इज I, करंट इज I। अच्छा एक क्वेश्चन और नोट कर लो तभी जरा आऊंगा क्योंकि दिमाग से उतर सकता है। मान लो इसमें करंट I फ्लो कर रहा है, I नॉट इन्फिनिटी, और यहां से d दूरी पे एक रॉड है जिसका लेंथ दिया गया L के बराबर, तो इसमें करंट I फ्लो कर रहा है, रेडियस R है, लेकिन जिस मैग्नेटिक फील्ड में लूप रखा गया है वो मैग्नेटिक फील्ड रेडियली आउटवर्ड है, रेडियली आउटवर्ड मैग्नेटिक फील्ड है, ऐसी मैग्नेटिक फील्ड है, रेडियली आउटवर्ड है, रेडियली आउटवर्ड, रेडियली आउटवर्ड मैग्नेटिक फील्ड। और मैग्नेटिक फील्ड का जो वैल्यू है इस प्लेन पे वो रेडियस के अकॉर्डिंग चेंज हो रहा है, रेडियस के अकॉर्डिंग, और वो वैल्यू आ रही है v नॉट अपॉन स्मॉल r इंटू कैपिटल R के बराबर है, R कैपिटल, इसको कवर कर रहा है। मतलब जितना तुम दूर जाओगे, जितना तुम दूर जाओगे इसके सेंटर से, मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू घटेगी क्योंकि R बढ़ेगा, ये तो R रेडियस है, v नॉट इज अ कांस्टेंट,
आर कैप इज डायरेक्शन, रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन। तो जो आर है, जितना तुम दूर जाओगे आर बढ़ेगा, सेंटर से दूरी है आर, स्मॉल आर इज द डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर। अगर ये बढ़ेगा तो फील्ड घटेगा। तो इसके ऊपर फोर्स पता करना, फाइंड नेट फोर्स ऑन लूप, ऑन लूप, इस लूप पे कितना फोर्स लग रहा है इसे कैलकुलेट करना है। देखो ठीक है, तो अब सॉल्व करना है इसका। तो देखो ये करंट कैरिंग लूप कंप्लीट तो है, ये करंट कैरिंग लूप कंप्लीट तो है, लेकिन ये जो मैग्नेटिक फील्ड है ना ये यूनिफॉर्म नहीं है। देखो इसके हर पॉइंट पे, इसके हर पॉइंट पे, सरफेस के हर पॉइंट पे फील्ड की वैल्यू बराबर आएगी। क्यों? क्योंकि सेंटर से दूरी इक्वल है, सेंटर से दूरी इक्वल है। अगर इक्वल है तो फील्ड हर जगह बराबर तो आएगी, बट डायरेक्शन इस पे देखो अलग अलग है। यहाँ डायरेक्शन इधर है, यहाँ पे इधर, यहाँ पे इधर। डायरेक्शन रेडियली आउटवर्ड को डायरेक्शन, डायरेक्शन का मतलब होता है कि डायरेक्शन चेंज कर दो। ये डायरेक्शन आई कैप है, ये डायरेक्शन जे कैप पे थोड़ा सा, ये थोड़ा सा और इधर है थोड़ा, ये पूरा पूरा जे कैप में दिख रहा है। डायरेक्शन चेंज हो रहा है, वेक्टर है ना, फोर्स की तरह से एक वेक्टर क्वांटिटी है, डायरेक्शन देखो चेंज हो रहा है, चाहे डायरेक्शन चेंज हो रहा है। अगर डायरेक्शन चेंज हो रहा है तो कंफर्म है कि हम वो कॉन्सेप्ट नहीं लगा सकते जो प्रीवियस पेज पे लिखे थे, ये कॉन्सेप्ट नहीं लगा सकते। देखो डायरेक्शन भी हर जगह क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए, सेम होना चाहिए। ठीक है कोई बात नहीं, सॉल्व करते हैं। कल्पना करके देखो तो यहां पे एक स्ट्रिप ले लो जिसमें करंट आई फ्लो कर रहा है, वो इधर फ्लो कर रहा है, इधर फोर्स का डायरेक्शन चेक करो। करंट इधर है, करंट इधर है और फील्ड इधर है, तो फोर्स का डायरेक्शन आई एल क्रॉस बी। थंब मेरे तरफ आ गया, मेरे तरफ। करंट इधर, करंट डायरेक्शन इधर, फील्ड है इधर, करंट इधर है, फील्ड है इधर, आई एल क्रॉस बी। थंब मेरे तरफ। मतलब यहाँ पे जो फोर्स है ना वो डॉट के अनुसार आएगा, डॉट बनेगा, फोर्स का डायरेक्शन डॉट बन जाएगा। अच्छा इसी का जस्ट अपोजिट यहाँ पे जब यहाँ पे तो करंट ऐसे फ्लो करना है, ऐसे ऐसे, तो यहाँ पे करंट किधर जाएगा, ऊपर की ओर। यहाँ पे करंट जाएगा ऊपर की ओर। और फील्ड का डायरेक्शन किधर है, रेडियली आउटवर्ड, फील्ड रेडियली आउटवर्ड है और करंट का डायरेक्शन ये है, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ करंट, ऐसे। तो अगर ऐसे घूम रहा है तो यहाँ पे करंट इधर, फील्ड आउटवर्ड, डायरेक्शन चेक करो, करंट है इधर, फील्ड है आउटवर्ड, आई एल क्रॉस बी। फिंगर आई की तरफ करो, बी की तरफ घुमाओ, बी की तरफ, बी इधर है ना, थंब आ गया मेरे तरफ, मेरे तरफ मतलब बाहर। तो यहाँ पे भी फोर्स क्या आएगा, डॉट से। इसका मतलब ये हो गया कि यहाँ पे करंट इधर था, फील्ड इधर, तो फोर्स बाहर आ रहा है। यहाँ पे करंट उल्टा हो गया और इधर हो गया तो फोर्स फिर बाहर आ रहा है। तो यहीं पर नहीं होगा, कहीं भी, यहाँ पे भी आ जाओ, यहाँ पे करंट किधर है, टेंजेंट से दिखाओ, फील्ड है ऐसे, तो आई एल क्रॉस बी निकालो, करंट इधर, फील्ड इधर, आई एल क्रॉस बी। फिंगर आई की तरफ, अब बी की तरफ घुमाओ, थंब आ रहा है मेरे तरफ, थंब आ रहा है मेरे तरफ, मतलब ये भी क्या है, डॉट। एक सेकंड वेट करो थोड़ा सा। तो यहाँ पे आई एल क्रॉस बी, तो करंट किधर है, ऐसे, बी इधर है, तो आई की तरफ फिंगर करो, बी की तरफ घुमाओ, थंब फिर मेरे तरफ आ गया। मतलब यहाँ पे भी डॉट है, इधर भी डॉट आएगा। इसका मतलब इस पूरे पूरे सर्कल पे जब फोर्स आएगा सब बाहर को आएगा, सब बाहर को आएगा, सब बाहर को आएगा। इसका मतलब एक स्ट्रिप से निकालो और उसके बाद क्या करो, यहां से लेके यहां तक इंटीग्रेट कर दो, आंसर दे देगा। तो यहाँ पे एक स्ट्रिप लिया, दिस इज डीएल, तो फोर्स क्या लिखोगे, फोर्स डीएफ वेक्टर इज आई डीएल क्रॉस बी। तो यहाँ करंट आई है तो आई डीएल क्रॉस बी, तो डीएफ का जो मैग्नीट्यूड आएगा दिस इज करंट आई, करंट आई, और डीएल इज दिस लेंथ, दिस डीएल, और डीएल वेक्टर बी वेक्टर एंगल क्या है, 90, डीएल वेक्टर बी वेक्टर एंगल 90 है, तो डीएल क्रॉस बी क्या बनेगा, डीएल बी इंटू साइन 90, तो डीएल इंटू बी। और यहाँ का फील्ड क्या आएगा, ये रेडियस आर है ना, ये रेडियस आर है ना, तो इसी स्मॉल आर की जगह पे आर प्लेस कर दो, आर, तो आर से आर कटेगा, आ गया बी नॉट। मतलब यहाँ का फील्ड बी नॉट के बराबर है,
मैं इसको बी नॉट लिखूंगा, और दोनों में एंगल क्या 90, एक फील्ड इधर और डीएल इधर, एंगल 90, तो साइन 90 इज 1। अब क्या करेंगे, इसको एक इंटीग्रेशन लाएंगे, इंटीग्रेशन एफ बराबर, यहाँ से आई और बी नॉट बाहर आ जाएगा, कांस्टेंट है, ये बनेगा डीएल का इंटीग्रेशन, तो आई इंटू बी नॉट, और डीएल का इंटीग्रेशन एल बनेगा, एल, और एल क्या पूरा पूरा लेंथ होगा, पूरा पूरा लेंथ, भाई डीएल का इंटीग्रेशन एल बनेगा ना, और एल पूरा पूरा लेंथ है, तो बनेगा 2 पाई आर। आंसर इज 2 पाई आई बी नॉट इंटू आर, दिस इज द फोर्स ऑन दिस लूप। वर्टिकल प्लेन में रखा है, यही क्वेश्चन होता है, और कहता है कि वर्टिकल प्लेन में रखा है, वर्टिकल प्लेन में, तो ये फोर्स ऊपर को आ रहा है, अगर रेडियली आउटवर्ड फील्ड है तो फोर्स ऊपर को आ रहा है, एमजी नीचे, तो क्वेश्चन पूछता है इसका मास कितना हो ताकि ये यहीं पे फ्लोट करे, फ्लोट, तो क्या करेंगे, ये जो फोर्स आया है 2 पाई आई बी नॉट आर, उसी को एमजी से इक्वेट कर दो, एमजी से इक्वेट कर दो, आ गया मास की वैल्यू कि कितनी होनी चाहिए ताकि वहां फ्लोट करे। अगले पेज पे कह रहा है कि ये करंट आई नॉट है, इससे ड्यू दूरी पे एल लेंथ का एक वायर रखा है जिसपे करंट आई वन फ्लो कर रहा है, आई फ्लो कर रहा है, तो पूछता है कि इस स्ट्रिप के, इसके वजह से इस पे कितना फोर्स लगेगा, या इसके वजह से इस पे कितना लगेगा, बात एक ही है, एक्शन रिएक्शन पेयर होता है। पूछता है फाइंड फोर्स ऑन करंट आई, इस वाली स्ट्रिप पे कितना फोर्स लगेगा, कुछ नहीं, सिंपल तरीका, लेकिन अब की बार इंटीग्रेट करना पड़ेगा, इसलिए क्योंकि इस करंट की वजह से फील्ड की वैल्यू हर जगह चेंज हो रही है, हर जगह चेंज हो रही है, चेंज हो रही है। इंटीग्रेट करेंगे, क्या करेंगे, आर पे जाएंगे और एक डी आर थिकनेस का स्ट्रिप लेंगे, आर पे जाएंगे और एक डी आर थिकनेस का स्ट्रिप लेंगे, और इस स्ट्रिप पे जो फोर्स दिखाओगे दिस इज डीएफ, डीएफ इज आई एल क्रॉस बी, करंट आई, एल क्या है, ये लेंथ है, आई एल क्रॉस बी, अब बी यहाँ का फील्ड होगा, इस स्ट्रेट वायर की वजह से यहाँ का फील्ड, तो डायरेक्शन चेक कर लो, डायरेक्शन फिंगर फंसा थम अंदर, तो डायरेक्शन क्रॉस से आएगा, तो फील्ड अंदर और करंट ऐसे है, तो एंगल 90 बन गया ना, करंट ऐसे फील्ड अंदर एंगल 90, तो साइन 91, तो फॉर्मूला क्या लिखोगे, डी एफ बराबर आई एल, एल इज दिस आई एल इंटू बी, इसके वजह से फील्ड क्या आएगा, इट इज म्यू नॉट आई नॉट डिवाइड बाई 2 पाई स्मॉलर, तो यहाँ से डी एफ की जो वैल्यू आएगी दिस इज म्यू नॉट आई नॉट अपन 2 पाई बाहर निकाल लो, इंटीग्रेशन ऑफ डी आर अपन आर, लिमिट प्लेस करें, लिमिट इस तरीके से कि पूरा पूरा वायर कवर हो जाए, तो यहाँ कोऑर्डिनेट क्या होगा डी, और यहाँ कोऑर्डिनेट क्या होगा डी प्लस एल, ये दूरी डी है और ये दूरी डी प्लस एल है, और आर कोऑर्डिनेट होता है, तो यहाँ से डी, यहाँ पे डी प्लस, और इंटीग्रेट कर दो, जैसे करोगे इंटीग्रेट आंसर देगा म्यू नॉट आई नॉट डिवाइड बाई 2 पाई एल एन डी प्लस एल अपॉन डी, एंड दिस वन इज आंसर। तो हमने एकदम सिंपल सिंपल क्वेश्चन तुमको अटेम्प्ट करके दिखाया, ठीक है, कि कैसे अटेम्प्ट करते हैं। तो इस समय हम लोग सीखने जा रहे हैं मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ करंट कैरिंग लूप, करंट कैरिंग लूप वर्ड कंप्लीट है, करंट कैरिंग लूप। तो देखो अब एक डायग्राम से हम एक्सप्लेन करेंगे, एक्सप्लेन क्या, अब कोई भी लूप ऐसा है, ऐसा कोई भी लूप है, इसमें करंट मान लो आई फ्लो कर रहा है, कोई भी ऐसा लूप है, इसमें मान लो करंट आई फ्लो कर रहा है, इसमें करंट आई फ्लो कर रहा है, तो इस लूप का मैग्नेटिक मोमेंट, जिसे डाइपोल मोमेंट होता है वैसे ही मैग्नेटिक मोमेंट होता है, इस लूप का मैग्नेटिक मोमेंट इज डिफाइंड एज, एम से रिप्रेजेंट करते हैं, दिस वैल्यू इज एन आई इंटू ए वेक्टर, एन आई ए, डिफिनेशन, एन जो है नंबर ऑफ टर्न है, नंबर ऑफ टर्न इन लूप,
नंबर ऑफ टर्न्स इन लूप, इस लूप में कितने टर्न, एक टर्न, 2 टर्न, 3 टर्न, 4 टर्न, ऐसा। और आई क्या है, किसी एक टर्न का करंट है। आई इज व्हाट, करंट इन वन टर्न। एंड ए इज व्हाट, ए इज द एरिया ऑफ दिस लूप, ए इज द एरिया ऑफ दिस लूप। और इस ए का जो डायरेक्शन होता है एरिया वेक्टर, एरिया वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ लूप, लूप के प्लेन पे परपेंडिकुलर वेक्टर, ठीक है। एन आई है, मैंने इसको लिख लिया। एक्चुअल में इसको सही से देखो ना, तो हर छोटे छोटे लूप का मैग्नेटिक मोमेंट होता है। तो हर छोटे छोटे लूप का मैग्नेटिक मोमेंट को इससे रिप्रेजेंट करता है, और ये होता है एन आई इंटू डी ए वैक्टर, ये होता है बेसिकली, ये होता है। तो तुम क्या करते हो जब इसको इंटीग्रेट करते हो, इंटीग्रेट तो आई तो कांस्टेंट है, एन भी कांस्टेंट है, बाहर जाता है, तो इंटीग्रेशन एरिया वेक्टर बन जाता है, वही ऊपर लिखा हो। तो दोनों ही ऑलवेज एप्लीकेबल। बस ये तुम्हें ध्यान रखना है कि अगर कई बार मान लो प्लेन ऐसा है, ऐसा प्लेन है, इसका तो एरिया वेक्टर एक ही बनेगा परपेंडिकुलर। लेकिन अगर ऐसा प्लेन नहीं है, ऐसा प्लेन है, तो बहुत छोटे छोटे एरियाज बनेंगे। ये वाला प्लेन अलग है, इसका एरिया वेक्टर अलग यूज करोगे, तो इस पार्ट का मैग्नेटिक मोमेंट अलग से निकालोगे, इस पार्ट का मैग्नेटिक मोमेंट अलग से निकालोगे, दोनों को ऐड ऑन कर देना, ऐड कर देना, आ जाएगा। तो बेसिक टर्म इज दिस वन, क्योंकि ये तुम्हें कंफ्यूज शायद कर दे कि अगर ऐसा है तो सर हम ये वाला एरिया लिखें कि हम ये वाला एरिया लिखें, क्या, कोई बात नहीं, डिफरेंशियल में जाओ, इसका अलग से निकालो, इसका अलग से निकालो, जोड़ दो, आंसर। वेक्टर क्वांटिटी है, वेक्टर सम करेंगे। थोड़ा सा कुछ एग्जांपल की तरह मैं तुम्हें समझाता हूं इसका मैग्नेटिक मोमेंट। कुछ क्वेश्चन, n is the number of turn, I is the current in one loop, A is the area vector. क्वेश्चन 1, ये है एक स्क्वायर मान लिया, रेक्टेंगल मान लिया, दिस इज द रेक्टेंगल, इसमें करंट आई फ्लो कर रहा है, इसका ये लेंथ L1 के बराबर है और ये लेंथ L2 के बराबर है। पूछ रहा मैग्नेटिक मोमेंट बताइए, फाइंड द मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ दिस लूप। ठीक है, अब बताता हूं तुम्हें। इसमें तो एरिया एक ही है, डायरेक्शन, एरिया वेक्टर इज डायरेक्शन, डायरेक्शन कैसे निकालेंगे? एरिया वेक्टर डायरेक्शन निकालने का दो तरीके हैं, भी मैं बता देता हूं, यही समझा दूंगा तुमको। मैग्नेटिक मोमेंट निकालना है तो तुम मैग्नेटिक मोमेंट क्या लिखोगे, m बराबर एन आई ए, एन आई इंटू ए, एन इज द नंबर ऑफ टर्न, कितने लिख रहे हैं, एक ही टर्न, एन वन प्लेस करो, आई क्या है, करंट है, करंट लिख दो आई, और ये एरिया है, इस लूप का एरिया, रेक्टेंगल है ना, तो ये L1 ये L2, इट इज L1 L2। कुछ नहीं, मैग्नेटिक मोमेंट का तुमने मैग्नीट्यूड निकाल लिया, आई L1 L2। कोई पूछा डायरेक्शन बताइए, वेक्टर क्वांटिटी डायरेक्शन चाहिए। तो डायरेक्शन के लिए क्या करते हैं, इस प्लेन पे, ये जो भी प्लेन है ना, इस प्लेन में करंट के सेंस में राइट, हमेशा राइट हैंड फिंगर हमेशा, ये जो करंट है, ये जो करंट जिस सेंस में घूम रहा है उस सेंस में राइट हैंड फिंगर को फंसा दो, फिंगर को राइट हैंड सेंस में, फिंगर को घूमने के सेंस में फंसा, करंट जिस सेंस में उस सेंस में फंसा, फिंगर को घूमने के सेंस में था, थंब बताएगा डायरेक्शन एरिया वेक्टर का। तो करंट किस सेंस में घूम रहा है, करंट ऐसे घूम रहा है ऐसे, तो राइट हैंड फिंगर को करंट के सेंस में फंसा, थंब बताएगा डायरेक्शन, अंदर आ गया अंदर। तो कोई पूछे इसका वेक्टर को पता, वेक्टर फॉर्म माइनस के कैप, अंदर को है तो माइनस के कैप, एंड दिस इज आंसर। एक और तरीका है, इसको ABCD लिख लो, हालांकि ये रेयरली यूज होता है, मतलब बहुत कम यूज करते हैं हम लोग। तो एरिया वेक्टर का जो डायरेक्शन बनेगा, एरिया वेक्टर डायरेक्शन वो ये होता है AB क्रॉस BC, AB क्रॉस BC। वैसे भी रेक्टेंगल के एरिया लिखते नहीं हो, A क्रॉस B, अरे पैरेललोग्राम के एरिया वेक्टर पड़ेगा ना, A क्रॉस B, लगा दिया A क्रॉस B। सिमिलरली BC क्रॉस CD, BC क्रॉस CD, तो सिमिलरली CD क्रॉस DA, सिमिलरली DA क्रॉस CD, कुछ भी लगा लो तुम्हारी मर्जी है, सब में आंसर।
एकदम सेम बनेगा, रेक्टेंगल है। और देखो कैसे आएगा, ए बी क्रॉस बी सी, ए बी की तरफ फिंगर करो, बीसी की तरफ घुमा दो, ए बी की तरफ फिंगर करो और बीसी की तरफ घुमा दो। करंट के सेंस में जाओ तो कोई, अब मान लो ये रेक्टेंगल नहीं होता, कुछ और होता, तो डायरेक्शन कैसे मैं समझता, एरिया तो सीधे मैथमेटिक्स के हिसाब से निकाल लेता, मैथमेटिक्स के हिसाब से, और डायरेक्शन कैसे निकालता, करंट किधर जा रहा है उधर फिंगर रखाओ लगाओ, और फिर उसके बाद दोबारा किधर जा रहा है उधर फिंगर घुमा दो, हम बताएगा डायरेक्शन। तो एरिया वेक्टर का डायरेक्शन निकालने का तुम्हारे पास बेसिकली दो तरीके थे इसके डायरेक्शन के लिए। फर्स्ट, ए क्रॉस बी का हेल्प लेना, मतलब वेक्टर अप्रोच, वेक्टर अप्रोच से निकाल सकते हो। और दूसरा था राइट हैंड कर्ल अप्रोच, कर्ल, कर्ल का मतलब फिंगर को घूमने के सेंस बताओ फंसाओगे, तो हम बताएगा डायरेक्शन। ठीक है, इस क्वेश्चन कर लिया। इसका अगला क्वेश्चन देखो, इसका अगला क्वेश्चन है, मान लो एक सर्कल होता, ऐसा है, इसमें करंट आई फ्लो कर रहा है इस तरीके से, करंट आई है तो यही करंट ऐसे घूम रहा है। अच्छा, इस वाले का एरिया मान लो A1 है, इस वाले का एरिया मान लो A2 है, इस वाले का एरिया A1 है और इस वाले का एरिया A2 है, ये करंट आई फ्लो कर रहा है। पूछ रहा फाइंड मैग्नेटिक मोमेंट, मैग्नेटिक मोमेंट क्या करेंगे हम लोग, इसका अलग से निकालेंगे, इसका अलग से निकालेंगे, जोड़ देंगे, आंसर आ जाएगा। डायरेक्शन वेक्टर क्वांटिटी है तो डायरेक्शन की तरफ से ऐड होगा। अच्छा, इसका मैग्नेटिक मोमेंट क्या आएगा, इस लूप का, इस लूप को अलग मान लो, ये करंट ऐसे फ्लो कर रहा है ऐसे, ये वाला करंट ऐसे फ्लो कर रहा है ऐसे, ये मान लो, तो ये वाला करंट की वजह से मैग्नेटिक मोमेंट क्या आएगा, एन आई है, एन तो 1 है यहाँ पे, आई ए, आई इंटू, और इसका मैग्नेटिक मोमेंट एन आई है, तो करंट एकदम सेम फ्लो कर रहा है, क्या बनेगा आई इंटू ए टू। अब डायरेक्शन की बात करते हैं, इसका जो मैग्नेटिक मोमेंट है वो बाहर की ओर है, मेरे तरफ है, और इसका जो मैग्नेटिक मोमेंट है अंदर को है, तो इसमें फिंगर फंसा के देखो थंब बाहर आ रहा है, और इसमें फिंगर फंसा के देखो थंब अंदर जा रहा है, माइनस साइन, एंड दिस इज आंसर। और डायरेक्शन, नेट डायरेक्शन किधर बनेगा, अगर तुम्हें जानना हो नेट डायरेक्शन, तो यही डोमिनेट कर रहा है ना, तो बाहर, तो प्लस के कैप हो गया। सिमिलरली एक और क्वेश्चन पे अटेम्प्ट करते हैं, ये है, मतलब कैसा भी लूप हो तुम निकाल सकते हो इस तरीके से। ऐसा है, इस तरीके से इसमें करंट ऐसे फ्लो कर रहा है, करंट इज आई, करंट इज आई, और ये डिस्टेंस सपोज करो D1 है, ये डिस्टेंस D2 है, और ये डिस्टेंस D3 है।
पूछ रहा फाइंड मैग्नेटिक मोमेंट्स। फाइंड मैग्नेटिक मोमेंट्स। अब देखो इसमें प्रॉब्लम आ गई, ये लूप तो अभी कंप्लीट, ये हमेशा कंप्लीट करंट कैरिंग लूप का बनता है, तो इस ये वाला एरिया अलग बनेगा, ये वाला एरिया बनेगा, और दोनों के बीच सिंगल 90 है, मतलब इस तरीके से, ये इस तरीके से आ रहा D1 वाला, और ये ऐसे इस तरीके से, ऐसे एरिया ऐसे ऐसे। तो अब मैग्नेटिक मोमेंट निकालना है, तो ये वाला एरिया अलग, ये वाला एरिया अलग, लेकिन लूप तो कंप्लीट बनना चाहिए, तो लूप को कंप्लीट बनाना बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो लूप पूरा पूरा तो कंप्लीट है ही है, लेकिन एरिया वेक्टर अलग अलग आएगा। तो हम लोग क्या करते हैं ना, इसी में हम लोग एक पार्ट का हेल्प लेते हैं, ये जो है ना एयर, इसको मैं एक वायर ऐसे दिखाते हैं ऐसे, और एक वायर ऐसे दिखा देते हैं, ये दो वायर। क्या करते हैं कि ऊपर वाला जो वायर है, इसमें करंट ऐसे दिखाते हैं, इसमें करंट ऐसे दिखाते हैं, एकदम सेम करंट आई दिखाते हैं, सेम करंट आई। तो ये जो करंट आई आ रहा है वो ऐसे दिखाते हैं, ऐसे। हाँ, इस वाले करंट को हम लोग ऐसे दिखाते हैं, देखो इस फ्लो पे जाता है, इस करंट पे जाता है ऐसे। हाँ, इसका एक फायदा हो गया, अगर यहाँ पे एक काल्पनिक वायर ले लो, अगर यहाँ पे तुम काल्पनिक वायर ले लो, तो इसमें नेट करंट जीरो हो गया, क्योंकि जितना करंट इधर जा रहा है उतना करंट इधर आ रहा है, तो क्या फर्क पड़ता है। तो जब भी लूप में एरिया हमको समझना मुश्किल हो रहा हो, लूप में जब एरिया समझना मुश्किल हो रहा है, तो हमेशा हम लोग इमेजिनरी वायर का हेल्प लेते हैं, काल्पनिक वायर का हेल्प लेते हैं हमेशा। तो हमने काल्पनिक अंडरलाइन है, काल्पनिक वायर जिसमें करंट इधर भी नेट करंट जीरो हो जाए और बाकी लूप भी कंप्लीट दिख जाए, एरिया वेक्टर फिक्स दिखे, एरिया वेक्टर फिक्स है। तो जब मैंने ऐसा करंट बनाया, तो ये तो काम भी चल गया, करंट जीरो, पहले भी जीरो था अभी भी जीरो है, लेकिन इसको बनाने का फायदा पता है क्या हुआ, ये देखो एक लूप ऐसा कंप्लीट हो गया इस प्लेन में, वर्टिकल प्लेन में, और एक लूप ऐसा कंप्लीट हो गया हॉरिजॉन्टल प्लेन, दोनों का अलग अलग मैग्नेटिक मोमेंट निकालो, वेक्टर सम करो, आंसर दे देगा। मैग्नेटिक मोमेंट इज इक्वल टू एन आई ए, यहाँ पे एन आई ए करंट आई इंटू एरिया D1 D2, आई इंटू D1 D2। अब इसका डायरेक्शन फिंगर फंसा दो, अंदर आया, अंदर। तो ग्रीन बोर्ड पे ये, इसको मैंने इस तरीके से मान लिया कि मान लो ये जो प्लेन है, ये यही प्लेन एक्स वाई प्लेन पे, एक्स वाई जेड ऐसे दिखा देगा, तो ये एक्स वाई प्लेन पे ऐसे, और ये जो नीचे वाला है वो मेरे तरफ है, मेरे तरफ ऐसे। तो इसका एरिया कैसे बनेगा, इसमें करंट ऐसे फ्लो कर रहा है ऐसे, इस सेंस में दाहिने हाथ के फिंगर को फंसाओ, थंब बताएगा डायरेक्ट, थंब अंदर गया, अंदर है मतलब क्रॉस टेस्ट माइनस के, ये वाला आई इंटू ये वाला एरिया, इस एरिया को, ये एरिया क्या बनेगा, ये D1 है, ये D3 है, D1 D1 D3, तो दिस इज D1 D3। अब इसके डायरेक्शन की बात करते हैं, ये करंट, ये जो करंट है देखो, ये करंट मेरे तरफ आ रहा है फिर ऐसे जा रहा है, तो करंट मेरे तरफ आ रहा है फिर ऐसे जा रहा है ऐसे। तो दाहिने हाथ के फिंगर को इस सेंस में था, फिंगर को इस सेंस में, थंब अंदर, अंदर है मतलब नीचे करो, वाई कैप को उल्टा है, टेस्ट माइनस जे कैप, एंड दिस इज आंसर। कोई पूछे इसका मैग्नीट्यूड बताइए, इसका मैग्नीट्यूड, तो क्या करें, कोफिशिएंट का स्क्वायर कर दो, आंसर दे देगा बिल्कुल। तो यहां पे मैंने मैग्नेटिक मोमेंट निकाला। इसी तरीके से एक और क्वेश्चन करते हैं मैग्नेटिक मोमेंट कैलकुलेशन का, इस तरीके से। ये करंट आई ऐसे आ रहा है, करंट ऐसे आ रहा, फिर ये करंट इसमें आ रहा, फिर ये करंट इसमें जा रहा, फिर ये करंट
इसमें जा रहा, फिर ये करंट इसमें जा रहा, बाकी को मिटा दो, इसे मिटा दो, इसे जिसमें करंट नहीं फ्लो कर रहा उसको मिटा दो। मैंने बाकी सबको मिटा दिया, कोई बात नहीं, जिंदगी ना सिर्फ इसीलिए बनी है, मिटा दो। लाइफ में जितने कष्ट हो सबको खत्म कर दो, हम कष्ट सहने के लिए नहीं बने हैं। ये करंट ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे ऐसे फ्लो कर रहा है, और ये एरिया लेंथ ए के बराबर है, ए भी लेंथ ए के बराबर है, और ए भी लेंथ ए के बराबर है। पूछ रहा मैग्नेटिक मोमेंट बताइए, तो क्या करेंगे? ठीक है, लूप तो कंप्लीट है, फिर काल्पनिक लूप का हेल्प लें। काल्पनिक लूप के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसको ऐसे बढ़ाया भाई। काल्पनिक लूप का मतलब हर प्लेन, जो भी मैं प्लेन फॉर्म करूंगा वो प्लेन किस में आएगा, 2D में आना चाहिए, वो प्लेन 2D में आना चाहिए। तो इसके साथ अगर 2D प्लेन बनाना है इसके साथ, तो फिर मुझे इसको आगे बढ़ाना पड़ेगा। ये 2D प्लेन बन गया, फिर इसके साथ भी बनाना पड़ेगा, ऐसा बन गया, फिर इसके साथ भी, मतलब ये ऐसा बनना चाहिए। करंट कैसे फ्लो करना चाहिए, करंट ऐसे फ्लो करना चाहिए, ये वाला करंट ऐसे फ्लो करेगा, और ये वाला करंट ऐसे फ्लो करेगा, बन गया। और ये वाला करंट ऐसे आ रहा था, तो इसमें ऐसे फ्लो करेगा, देखो ये वाला करंट ऐसे फ्लो करेगा, और ये वाला करंट ऐसे फ्लो करेगा, और ये वाला करंट ऐसे, देखो ठीक काल, और फिर ऐसे। तो ये वाला करंट ऐसे वाला है, एक लूप ये कंप्लीट हो गया, ये वाला करंट है वाला एक लूप ये वाला करंट है, ये वाला इसके वजह से है, ये वाला इसके वजह से है, ये वाला इस लूप के लिए है, और ये वाला इस लूप के लिए है, ये वाला इस लूप के लिए, और ये वाला नीचे लूप के लिए। ठीक है, अब ये भी प्लेन कंप्लीट, ये भी प्लेन कंप्लीट, ये भी प्लेन कंप्लीट, और नेट करंट यहां भी जीरो, नेट करंट यहां भी जीरो, नेट करंट यहां भी जीरो। गुड, तो काल्पनिक वायर बना के करंट भी जीरो कर लिया, अब प्लेन क्लियर भी हो गया। फिर अपने मन से दिखा, एक्स एक्सेस वाई एक्सेस जेड एक्सेस। अब मैग्नेटिक मोमेंट लिखूंगा, दिस इज इस लूप का एन आई है, करंट आई इंटू ये वाला एरिया, ए इंटू ए स्क्वायर। अब इसका डायरेक्शन किधर आएगा, फिंगर अंदर, ये एक्स वाई प्लेन में ध्यान रखना, एक्स वाई प्लेन में तो घूम रहा है ऐसे अंदर कर, तो माइनस के कैप, प्लेन के परपेंडिकुलर है तो माइनस के कैप, इसका भी बनेगा आई इंटू ए स्क्वायर, आई इंटू ए स्क्वायर, बट डायरेक्शन। और ये जो प्लेन है ना, ये प्लेन, ये तो व्हाइट बोर्ड के प्लेन पे, व्हाइट बोर्ड प्लेन मतलब जो मेरा बोर्ड है उसके प्लेन पे, और ये उस प्लेन के परपेंडिकुलर है, मतलब ये प्लेन ऐसा ऐसा मेरे तरफ, और करंट ऐसे फ्लो कर रहा है मेरे तरफ, ऊपर देखो करंट ऐसे आ रहा है ऐसे मेरे तरफ, दाहिने हाथ के फिंगर को घूमने के सेंस में, घूमने के सेंस में, तब बताएगा डायरेक्शन ये। और ये डायरेक्शन आई कैप है, ये डायरेक्शन क्या है, एक्स के वजह से आई कैप है, प्लस आई कैप। अब बच गया ये वाला प्लेन, भी बनेगा आई इंटू ए। अब इसकी बात करें, ये भी, ये जो है ये ऐसे ऐसे करंट फ्लो कर रहा है, अब मेरे तरफ आ रहा है, ये करंट इधर जा रहा है ना, फिर ऐसे फिर ऐसे, तो करंट ऐसे दाहिने के फिंगर को नीचे नीचे नीचे, मतलब वाई का अपोजिट है, इट इज माइनस जे कैप। दिस इज मैग्नेटिक मोमेंट का वैल्यू आ गई। अब कोई पूछे इसका मैग्नीट्यूड, तो आई इंटू ए स्क्वायर, कोफिशिएंट का स्क्वायर करोगे तो √3 आ जाएगा, दिस वन इज आंसर। तो इसका लास्ट कॉन्सेप्ट है वो है टॉर्क एंड पोटेंशियल एनर्जी ऑफ लूप। तो मैग्नेटिक मोमेंट है ना, जैसे डाइपोल मोमेंट वैसे मैग्नेटिक मोमेंट, और
उस पर तो पढ़ाए थे हम लोग, मैं पढ़ा था तुमको परमानेंट मैग्नेट पे एकदम सेम सब चीज रखता है। तो टॉर्क की वैल्यू होती है m क्रॉस बी, ये मैं तुम्हें बता चुका हूं, यहां भी एकदम सेम लगेगा। और पोटेंशियल की वैल्यू होती है माइनस m डॉट बी, ये तुम्हें ध्यान रखना है कि कोई भी तुमसे पूछता है कि किसी भी कंप्लीट करंट कैरिंग लूप पे कितना टॉर्क है m क्रॉस बी, उसकी पोटेंशियल कितनी है सर माइनस m डॉट बी। m क्या है मैग्नेटिक मोमेंट, b क्या है मैग्नेटिक फील्ड, बस ये डॉट प्रोडक्ट से आता है और ये क्रॉस प्रोडक्ट से आता है। तो ये काम करता है, इसका एप्लीकेशन ना इन प्रीवियस क्वेश्चन में कर लेते हैं। जैसे यहाँ पर आता है, ऐसा होता अगर इसी क्वेश्चन में अगर मैग्नेटिक फील्ड सपोज करो इस डायरेक्शन होता, मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में होता, इस डायरेक्शन, एंड दिस इज बी, मैग्नेटिक फील्ड इज बी, बी नॉट इज मैग्नेटिक फील्ड लेट्स, और ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है और फ्री स्पेस में है, फ्री स्पेस में, फ्री स्पेस में पड़ा हुआ है। और ये पूरा जो लूप है, ठीक है, इसका ये वाला एक एक रॉड, ये रॉड है, फिर ये रॉड है, फिर ये रॉड है, फिर ये रॉड है। तो क्वेश्चन लिख रहा हूं अलग से, देखना क्वेश्चन लिख रहा हूं यहां पे, इफ मास ऑफ ईच रॉड is m and length is, लेंथ तो दिया गया क्वेश्चन, तो L1 L2 है ना, एंड लेंथ के विषय में मैं ऐसे चेंज कर ले रहा हूं, लेंथ L1 बराबर L2 बराबर L, तो ये लेंथ ना आपस में इक्वल स्क्वायर बना दिया। देन फाइंड इसके अंदर पहला क्वेश्चन है टॉर्क एंड पोटेंशियल एनर्जी, दूसरा क्वेश्चन है एंगुलर स्पीड व्हेन इट रोटेट बाय 90 डिग्री। अब इसे सॉल्व करना है, चलो अटेम्प्ट करता हूं। तो ये पूरा पूरा फ्री स्पेस में है, पूरा पूरा फ्री स्पेस में। तो मैंने क्या किया, टॉर्क क्या होगा, टॉर्क होगा m क्रॉस b। अच्छा m का डायरेक्शन क्या है, m का डायरेक्शन माइनस के क्या पा रहा है ना, m का डायरेक्शन ये m का डायरेक्शन है। अब फॉर्मूला क्या होता है m क्रॉस b, तो m b इंटू साइन थीटा, m क्रॉस b कमिंग टू m किसके बराबर है, m कमिंग टू d है, तो तुम क्या लिखोगे i L1 L2, i L1 L2, b किसके बराबर है, b नॉट के बराबर है, एंड साइन थीटा। अच्छा ये मैग्नेटिक मोमेंट और ये फील्ड है, तो मैग्नेटिक मोमेंट अंदर और फील्ड इधर, तो एंगल 90 बन गया ना, मैग्नेटिक मोमेंट अंदर और फील्ड है हॉरिजॉन्टल व्हाइट बोर्ड के प्लेन में, एंगल इज 90, साइन 90। इससे वैल्यू क्या आ गई, दिस वन इज i L1 L2 इंटू बी नॉट एंड दिस इज मैग्नेटिक मोमेंट, मैग्नेटिक मोमेंट कर रहा हूं, दिस इज टॉर्क, ये टॉर्क की वैल्यू। अब पोटेंशियल एनर्जी कोई पूछे तो पोटेंशियल क्या होती है माइनस m डॉट बी, तो समझ सकते हो कितना आएगा, ये आएगा जीरो। जीरो क्यों आएगा, क्योंकि दोनों परपेंडिकुलर है, इसलिए आ गया जीरो। ओके अब कह रहा है कि जब अच्छा टॉर्क आ गया तो जब इसको छोड़ोगे तो घूमना शुरू करेगा, तो घूमेगा तो किसके बाद घूमेगा, तो अपने सेंटर ऑफ मास से पास होने वाले एक्सिस के बाद घूमेगा, सेंटर ऑफ मास से पास होने वाले एक्सिस के बाद घूमेगा। क्यों, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड क्या है यूनिफॉर्म है, बी नॉट यूनिफॉर्म है, और करंट कैरिंग लूप कंप्लीट है, तो नेट फोर्स क्या आएगा, नेट फोर्स जीरो आएगा। तो नेट फोर्स अगर जीरो हो गया इसका मतलब सेंटर ऑफ मास नहीं भागेगा, तो इसका सेंटर ऑफ मास नहीं भागेगा, सेंटर ऑफ मास नहीं भागेगा, लेकिन टॉर्क आ गया तो घूमेगा। तो ये जो फ्रेम है ना, ये जो फ्रेम, ये सेंटर ऑफ मास रेस्ट में रहेगा और उसके अबाउट ये घूमेगा। अब चाहे ऐसे घूमे चाहे ऐसे घूमे, कैसे घूमेगा ये समझना है। तो मैंने क्या किया, m क्रॉस b का डायरेक्शन चेक कर लो, m का डायरेक्शन किधर है, क्रॉस से, m इधर है b इधर है, m अंदर b इधर, m क्रॉस b, m की तरफ फिंगर करो b की तरफ घुमाओ, थंब बताएगा डायरेक्शन, थंब अंदर,
और जैसे फिंगर घूमता है ना उसी सेंस में प्लेट घूमता है, उसी सेंस में। एम इधर, बी इधर, एम क्रॉस बी, फिंगर घूम रहा है इधर, तो पूरा प्लेट ऐसे घूमेगा, ऐसे। मतलब ये जो प्लेट ऐसे था ना, ऐसे घूमेगा ऐसे, और ये सेंटर ऑफ मास की एक्सिस फिक्स रहेगी और ऐसे घूमने लगेगा। तो और इसके बिना भी मैं समझ सकता था, बिना इसके फोर्स डायरेक्शन से। देखो इस पे करंट ऐसे है तो फील्ड इधर है, तो फोर्स का डायरेक्शन इस स्ट्रिप पे देखते हैं। इस स्ट्रिप पे फोर्स क्या होता है, आई एल क्रॉस बी। तो एल क्रॉस बी, एल इधर बी इधर, इस पे फोर्स नहीं आएगा क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट जीरो हो जाएगा, लेकिन फोर्स इस पे आएगा। आई इधर है, बी इधर, आई एल क्रॉस बी। तो आई की तरफ फिंगर करो, बी की तरफ घुमाओ, बी की तरफ, बी इधर है ना, करंट इधर, आई एल क्रॉस बी, थंब मेरे तरफ आ रहा है। मतलब इस पे जो फोर्स आएगा ना, सुनना, इस पे जो फोर्स आएगा वो डॉट से बनेगा, डॉट से बनेगा। और इस पे फोर्स आई इधर, फील्ड इधर, बाहर का फील्ड से फोर्स आता है, फील्ड इधर, आई इधर, फील्ड इधर, तो आई एल क्रॉस बी, थंब आ गया अंदर। तो इस पे फोर्स किधर से आएगा, क्रॉस से आएगा। तो ये स्ट्रिप ऐसा है, इस पे तो फोर्स है नहीं, इस पे तो फोर्स है नहीं, करंट और फील्ड पैरेलल, फोर्स इस पे आया, तो इस पे फोर्स मेरे तरफ है, इस पे फोर्स अंदर क्यों रहा है, तो प्लेट कैसे घूमेगा ऐसे। और यही तो मैं बता रहा था, आई एम क्रॉस बी से भी आ रहा था क्योंकि एम अंदर है, बी इधर है, एम क्रॉस बी, फिगर घूमने के सेंस में ऐसे घूमेगा। इसका मतलब ये पूरा पूरा प्लेट है ना, पूरा पूरा प्लेट वो इस एक्सिस के अबाउट, इस एक्सिस के अबाउट जो सेंटर ऑफ मास से पास कर रहा होगा, इसके अबाउट टर्न लेगा, टर्न इस सेंस में लेगा। तो जब 90 टर्न कर गया, अच्छा इसे पूछ सकता है कि एंगुलर एक्सेलरेशन बताओ, तो ये जो टॉर्क निकाले हो इसी को क्या करना, बी पार्ट, टॉर्क निकालो, इसी को आई अल्फा कर दो, आई अल्फा कर दो, मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसके अबाउट लिख लो क्योंकि मास और लेंथ पता है, आगे अल्फा की वैल्यू। आप कोई पूछेगा पोटेंशियल एनर्जी बताइए, नहीं, इस एंगुलर स्पीड कितनी होगी, तो एनर्जी कंजर्वेशन लगाएंगे, एनर्जी विल बी कंजर्व। इस स्टेट की एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी बराबर इस स्टेट की काइनेटिक प्लस पोटेंशियल, लिख दो, एंगुलर स्पीड आ जाएगी। क्योंकि पोटेंशियल घट रही है ना, ये अल्फा कांस्टेंट नहीं आएगा, अल्फा इज अ वेरिएबल बिकॉज थीटा चेंज हो रहा है, देखते रहे। तो इस स्टैंड पे रेस्ट में था तो काइनेटिक एनर्जी जीरो और पोटेंशियल एनर्जी जीरो ही आई है, इज इक्वल टू, जब ये 90 डिग्री टर्न कर लेगा, 90 डिग्री टर्न कर लेगा, तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, आई इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंड प्लस पोटेंशियल एनर्जी, ये ऐसे था ना, और मैग्नेटिक मोमेंट देखो अंदर क्यों है, क्रॉस है ना मैग्नेटिक मोमेंट, क्रॉस माइनस के कैप, तो मैग्नेटिक मोमेंट ऐसे, एक सेकेंड, मैग्नेटिक मोमेंट ऐसे है, अगर ये 90 टर्न करेगा, 90 टर्न करेगा 90, तो मैग्नेटिक मोमेंट इधर आ गया ना, एरो एकदम वेक्टर वैसे ही रहता है, वेक्टर वैसे ही रहता है, 90 टर्न कर गया इधर, तो मैग्नेटिक मोमेंट इधर आ गया, और फील्ड भी देखो इधर ही है, फील्ड भी देखो उधर ही है, तो मैग्नेटिक मोमेंट इधर, फील्ड इधर, तो दोनों में एंगल क्या आ गया, जीरो, नेगेटिव मोमेंट और फील्ड एंगल जीरो, जीरो आ गया। ये होता है माइनस एम डॉट बी, तो क्या लिखोगे, माइनस एम इंटू बी कॉस ऑफ 0 डिग्री, एम और बी के बीच का एंगल 0 डिग्री। तो यहां से ओमेगा की वैल्यू क्या आ जाएगी, दिस वन इज, इसको इधर भेजो तो प्लस, तो बनेगा 2mb अपॉन आई का अंडर रूट, एंड दिस वन इज आंसर। एम निकाल लेना, आंसर हो गया। और ऐसा क्वेश्चन परमानेंट मैग्नेट में हम लोग किए थे। वैसे ये जो क्वेश्चन है इस पे भी यही देगा, मैग्नेटिक फील्ड दे देगा, पूछेगा टॉर्क और मैग्नेटिक मोमेंट बताओ, एम क्रॉस बी, एम डॉट बी, माइनस एम डॉट बी। इसमें भी सेम, मैग्नेटिक फील्ड दे देगा, टॉर्क और मैग्नेटिक, टॉर्क और वो पूछेगा पोटेंशियल से, फिर एम क्रॉस बी माइनस एम डॉट बी, इसमें भी सेम। तो इस तरीके से हम लोग क्या करेंगे, ओके, नाउ मैग्नेटिक फील्ड इज फिनिश्ड। ठीक है, कुछ और जो क्वेश्चंस होंगे मैं करा दूंगा तुमको, या उसका लेक्चर